हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिट क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के बायोलॉजी का रिस्पिरेशन इन हायर प्लांट। आज हम लोग रिस्पिरेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। रिस्पिरेशन में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देन उसके बाद इसके हम आगे के सारे जो हमारे हायर कॉन्सेप्ट हैं उनमें हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और लास्ट तक इसको लेके जाएंगे, पूरा आपको सब सारी चीजें इसमें क्लियर है। जो बच्चे को रिस्पिरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सेशन उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसको मैं एकदम बेसिक से, जो इसका बेसिक है वहां से स्टार्ट करूंगा और इसमें धीरे धीरे सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। तो इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर इसके बाद जो इसके नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम लोग फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और उसमें सारे चीजों की डिस्कशन करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहां से हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब इस चैप्टर में हम लोग कैसे स्टार्ट करें, कहां से इसमें मूव करें, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात ये कर लेता हूं कि हमने जब डाइजेशन पढ़ा था, अब इस बार तो हमारे सिलेबस से डाइजेशन हटा है, बट हमको इतनी बातें पता है कि जब हम लोग कोई भी फूड मटेरियल खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ पे जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारे डाइजेस्ट होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे गया, या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ। कुछ पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, कुछ हमारे माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक पूरी प्रोसेस है, उसमें हमको डिस्कशन नहीं करना। फिर क्या हो रहा था कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन थे उसमें विलाई थी, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, और वो वहां से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रही थी। ये चीज हमने पढ़ा। और फिर उसके बाद वो हमारा ब्लड में मिलकर सेल के पास जा रहा था। अच्छा, हम यहाँ पे प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो। और उसके बाद वो हमारे सेल के पास जा रही थी। फिर उसके बाद हम ब्रीदिंग कर रहे थे। ब्रीदिंग में क्या हो रहा था, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। अब ब्रीदिंग में जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी क्या कर रही है, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स के पास जा रही है, और सेल्स के पास कोई प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब कुछ प्रोसेस हो रही थी, और वहां से जो प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या था, हमारा CO2 था, और वो फिर ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकल रही थी। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कुछ ऐसी प्रोसेस थी जहां पे हम लोग ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे, और वहां से हम क्या बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ रहे थे। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो प्रोसेस हो रही थी, एक्चुअल में इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इस प्रोसेस से एनर्जी बनती है। तो रिस्पिरेशन का अगर हम सिंपल सी बात करें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिख के रखा है, देखो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से देखना। यू आर किकिंग अ बॉल, कोई भी फुटबॉल है, बॉल है, उसको किक कर रहे हो, कैच कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यू आर किकिंग अ फुटबॉल, कैचिंग अ बॉल ऑफ क्रिकेट, गोइंग टू योर स्कूल, इवन इवन रीडिंग अ बुक। अगर आप किसी भी फुटबॉल के बॉल को क्या कर रहे हो, तुम लोग किक मार रहे हो, या आप क्रिकेट बॉल को कैच कर रहे हो, यहां तक कि आप जो बुक पढ़ रहे हो, उन सब के लिए हमें कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन सारी एक्टिविटी के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। और द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, और ये कैसे होती है, द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन की प्रोसेस से बनती है, टेकिंग प्लेस इन द सेल ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी की सेल्स है उनके अंदर ये होती है। ये बात क्लियर है। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि हम लोग जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे हम लोग खेल रहे हैं, चाहे हम लोग पढ़ रहे हैं, या हमारे बॉडी में जो
प्रोसेस होते हैं जैसे सर्कुलेशन होता है, इन सब के लिए हमें कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उस एनर्जी का प्रोडक्शन हमारे सेल के अंदर होता है जो कि एटीपी के फॉर्म में होता है, और जो प्रोसेस से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखो आगे बात करते हैं। आगे क्या है हमारा, इट मीन्स, इसका मतलब है कि जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है, क्रूशियल प्रोसेस विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। ये जितने भी हमारे लाइफ में प्रोसेस है उन सब के लिए हमें एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो एनर्जी जो है वो हमको रिस्पिरेशन से मिलती है। इसलिए रिस्पिरेशन को हम ये कह सकते हैं कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है। और अगर हम बात करें, आगे लिखा है रिस्पिरेशन इज परफॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया अलोंग विद साइटोप्लाज्म। मैंने यहाँ पे ये बताया कि जो हमारी रिस्पिरेशन होती है वो कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है, सेल में होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं। अब ये एक सेलुलर रिस्पिरेशन जो है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, अलोंग विद साइटोप्लाज्म। क्लियर है बात? साइटोप्लाज्म, इतना हम लोगों को क्लियर है। तो जो रिस्पिरेशन होती है वो कहां पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में हो रही है। और रिस्पिरेशन से क्या मिल रहा है हमको, एटीपी मिल रही है, जो एटीपी क्या है, एक तरह की एनर्जी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, देखो, दिस सेलुलर रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म of small step-wise processes, and each step is catalyzed by a specific enzyme। अब जो क्या होता है, रिस्पिरेशन जो हमारी प्रोसेस है इसमें बहुत ही छोटे छोटे स्टेप वाइज प्रोसेस होती हैं, जिसमें क्या होता है, जितने भी स्टेप है सब स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है, जिस एंजाइम से हमारी ये पूरी प्रोसेस स्टेप वाइज होती है। मतलब जो हमारी रिस्पिरेशन है वो क्या है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, वो कई सारे स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। आगे अगर हम बात करें, जो ग्लूकोज है हमारा, अब ग्लूकोज की बात जो हम कर रहे हैं, देखो हम लोग जो फूड मटेरियल खाते हैं तो हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिएंट की। न्यूट्रिएंट में हम मेनली क्या बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में हमारा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, एंड कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी, इट इज कंप्लीटेड इन स्टेप। अब ये जो कंट्रोल वे में एनर्जी यहां से क्या होगी, रिलीज होगी, और ये क्या होती है, एक स्टेप में होती है, ये पूरी स्टेप पे होगी। अबाउट 50% एनर्जी इन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब रिस्पिरेशन जो क्या है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। स्टेप वाइज इसमें क्या होता है, पूरा रिस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और इसमें जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और जो उससे एनर्जी बनेगी उसका समथिंग 50% एनर्जी हम स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में हम लोग एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें केमिस्ट्री के लैंग्वेज पे, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज पे अगर जो हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। या मैं ये कहूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी प्रोडक्ट से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बात करें, दिस रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन इज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन। और वहां से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, वहां से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, कहां से रिमूव हुआ है,
हमारे ग्लूकोज से हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो फाइनली उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो सेलुलर रिस्पिरेशन है, सेलुलर रिस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज, जो सेलुलर रिस्पिरेशन हमारी हो रही है उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है फ्रॉम ग्लूकोज, और सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय इट्स ब्रेकडाउन आर नॉट डायरेक्टली एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन। अब इसमें क्या होता है? ग्लूकोज से जो डायरेक्ट हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ग्लूकोज से जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है उसको डायरेक्टली हमारा ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है? जब वहां से हाइड्रोजन निकले तो कई सारी वहां बीच में प्रोसेस होती हैं, और उन प्रोसेसों में अलग अलग हमारे सब्सटेंस बनते हैं, अलग अलग हमारे क्या बनते हैं? सब्सटेंस बनते हैं। और फिर उसके बाद जब वो सब्सटेंस के बाद जब वो भी ब्रेक डाउन होते हैं तो हमारा ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? फाइनल इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है। आगे अगर इसमें हम बात करें, ठीक है, ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, ऐसे नहीं है कि इधर उधर से हो रहा है, ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पे मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करूं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। फिर आगे अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल एक्सेप्टर। और जब कई सारी प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें ऑक्सीजन एक्ट करता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसमें क्या करेगा? जो हमारा ऑक्सीजन है वो फाइनल एक्सेप्ट करेगा। फिर आगे अगर हम बात करें इसमें, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज जनरेटेड विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और यहां पे जो एनर्जी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, वो जनरेट होगी, उससे क्या होगा? एटीपी का प्रोडक्शन होगा। क्लियर है यहां तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें, देखो इसमें क्या लिखा है, a form of chemical energy cannot be converted into another form of energy without some loss of energy। देखो हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम किसी एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को हम किसी दूसरे एनर्जी में जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ वहां पे लॉस होगा। और वो जो लॉस होगा, अगर हम किसके अकॉर्डिंग बात करें, अगर हम थर्मोडायनेमिक के हिसाब से बात करें तो जो हमारा लॉस होगा वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यहां पे हीट है बेटा, इसको हीट बना लेना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में कुछ हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। और इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इट इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसके बाद आगे बात करें, इट मीन व्हेनेवर एटीपी आर प्रोड्यूस इन रिस्पिरेशन सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जब हम एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है? कुछ एनर्जी हमारी हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है? लॉस हो जाता है, हमारे बॉडी से वो खत्म हो जाती है, लॉस हो जाता है उसका। क्लियर है यहां तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक मैंने आप लोग क्या बताया कि हम जितने भी अपने लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं हमको किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी हमको ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिलती है। अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होता है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? रिस्पिरेशन कह रहे हैं। और रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में कोई एक सिंपल प्रोसेस है, उसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्टेप वाइज कई सारी उसमें प्रोसेस है जिसमें से हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। और ऑक्सीडाइज जब होता है तो वहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। और उस हाइड्रोजन का जो रिमूवल हो रहा है उसको कौन एक्सेप्ट करता है? फाइनली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, बट वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता। वो क्या होता है? जो धीरे धीरे छोटे छोटे हमारे अदर वहां पे सब्सटेंस बन रहे हैं, उन सब्सटेंस के थ्रू फाइनली लास्ट में हमारा ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट करेगा। हमने अभी तक यहाँ पे ये पढ़ा। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं,
और अगर हम बात करें किसी भी एनर्जी को अगर हम किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे कुछ एनर्जी हमारी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, जो कि हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे वर्क करता है। और दूसरी अगर हम बात करें इसमें, तो जब भी हमारा एटीपी, हम लोग एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अभी तक हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी। अब आगे देखो क्या है, देखो अब आगे हम बात करते हैं। अब शायद आपको यहां से चीजें समझ में आएगी। अभी तक हमने जो बात की ये सारी चीजें हमको पढ़ना है, मतलब फाइनली रिस्पिरेशन से हमको एटीपी बनाना है, रिस्पिरेशन में हमको सारी ये चीजें पढ़ना। अब एटीपी का यूज कहां हो रहा है वो अलग चीज है। मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि एटीपी का हम यूज कहां करते हैं, क्योंकि एटीपी एक तरह की हमारी क्या है, एनर्जी है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया की कोई एक करेंसी होती है, ठीक है, रुपया करेंसी है, ठीक है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है। तो या इसी तरह जो हमारी सेल होती है, सेल की करेंसी क्या होती है, एटीपी, या बॉडी की करेंसी क्या है, एनर्जी के लिए एटीपी। क्लियर है यहां तक? अब देखो रिस्पिरेशन मैंने लिखा, तो रिस्पिरेशन में अब जो मैंने अभी तक हम लोगों ने बात की, इसमें हम लिख सकते हैं, सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज to form energy, to form energy is known as respiration। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराया, और ब्रेकडाउन करने से ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन हुआ तो उससे हमारी एनर्जी बनी, और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, रिस्पिरेशन बोला। ये हमारी एक इंटरसेलुलर प्रोसेस है। तो अगर मैं इसकी अदर एक डिफिनीशन लिखूं तो उसको हम लिख सकते हैं, इट इज एन intracellular oxidation process which complex organic substance break down into simpler substance with stepwise release energy। स्टेप वाइज रिलीज एनर्जी, या यहाँ पे एनर्जी को मैं एटीपी लिख सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है? यहां पे मैंने क्या लिखा, जो रिस्पिरेशन है वो एक तरह क्या है, इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेकडाउन होता है सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, और ये एक तरह से स्टेप वाइज होता है, और स्टेप में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है बात? तो ये हमारा हो गया रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में मैंने क्या बताया, रिस्पिरेशन में हम नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम सीधा सीधा ये कहते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि
हमारा ग्लूकोज क्या हो, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, या पार्शियली, उसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करने वाले। यहां पे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी फॉर्म हो रही है। ये एक तरह की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मैंने बताया इसमें ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि ग्लूकोज से हमारा जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये इंट्रासेलुलर है, मतलब सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है, और सेल के अंदर प्रोसेस होती है, और इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, मतलब ब्रेक डाउन होते हैं, और स्टेप वाइज यहां पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अगर मैं इसके इक्वेशन की बात करूं तो इसकी इक्वेशन है C6H12O6, क्योंकि हम यहां पे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है तो ग्लूकोज प्लस 6O2, तो यहां पे हमारी प्रोसेस हो रही है रिस्पिरेशन की, और उसके बाद हमारा यहां पे बन रहा है 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस एनर्जी। क्या ये बात क्लियर है? ये यहां पे प्रोसेस पूरी हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है? रिस्पिरेशन। तो ये हमारा हो गया रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन हमारी कहां पे हो रही है? सेल के अंदर। मैंने बताया था ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आगे देखो बात करते हैं, इसके आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन हमने पढ़ा कि रिस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी हमने फॉर्म किया, उसको हमने कहा रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन के टाइप की बात करते हैं। देखो रिस्पिरेशन, देयर आर टू टाइप्स, एक तो हमारा है एरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा हमारा है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन, तो ये हमारे दो रिस्पिरेशन है। रिस्पिरेशन हमारे टू टाइप के हैं। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक के बारे में। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन फर्स्ट। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होगा? एरोबिक रिस्पिरेशन, देखो एरोबिक रिस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रिस्पिरेशन हमारा एकदम सिंपल है। क्या है? द रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट break down in the presence of oxygen is known as aerobic रिस्पिरेशन। क्या कह रहा है यहां पे कह रहा है रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन। रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब जो हमारा ग्लूकोज है, ये इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो एरोबिक रिस्पिरेशन है इस पे हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। एरोबिक रिस्पिरेशन हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। एरोबिक रिस्पिरेशन में हमारा रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रिस्पिरेशन। जो रिस्पिरेशन हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे होगा या ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, और यहां पे देखो, in this process the end प्रोडक्ट जो बनेगा यहां पे, इस प्रोसेस में जो इंड प्रोडक्ट बनेगा, इंड प्रोडक्ट मतलब लास्ट प्रोडक्ट, वो क्या बनेगा हमारा, CO2 बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में यहां पे क्या बनेगी, हमारी एनर्जी बनेगी। और ये जो एनर्जी बनेगी एरोबिक रिस्पिरेशन पे ये बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, लॉट्स ऑफ एटीपी। मैं यहां पे एटीपी वर्ड का मतलब यहां पे क्या है, एनर्जी। क्या ये बात क्लियर है? मतलब ज्यादा एनर्जी बनेगी। एरोबिक रिस्पिरेशन हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और इसमें ज्यादा एनर्जी बनेगी। अगर मैं इसके इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन देखो ऐसे हम लोग बनाएंगे। हमारा ये ग्लूकोज हो गया, अभी ये पूरी प्रोसेस मैं आगे सिखाऊंगा। अभी ये सारी चीजें बता रहा हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं, इसलिए आपको एरोबिक एनारोबिक सारी बता दे रहा हूं। फिर वहां पे जब मैं आगे पढ़ाऊंगा पूरी प्रोसेस तो वहां पे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन है तो कौन सी यहाँ पे रिस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है तो कौन सा रिस्पिरेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, यहां से ग्लूकोज हमारा चेंज हुआ पायरुवेट में, पायरुवेट। क्लियर है बात? पायरुवेट की अगर मैं यहां पे बात करूं तो पायरुवेट हमारा हो जाएगा CH3CO COOH, इसको हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं। और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, उसके बाद ये पायरुवेट जो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा ये O2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी। यहां पे मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा, ठीक है, चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। और एनर्जी यहां से आके इस पे जुड़ जाए, जो हमारी ऑक्सीजन वो यहां पे आके जुड़ जाए। क्लियर है बात? यहां से मतलब एनर्जी इधर ऑक्सीजन की हमको जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बात? तो ये हमारी किसकी प्रोसेस है, ये हमारी एरोबिक रिस्पिरेशन की क्या हो गई, एरोबिक रिस्पिरेशन की हमारी इक्वेशन हो गई। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का यहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज हमारा कुछ बचे, ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। और पूरा ब्रेकडाउन होने के बाद लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनाएगा और वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। तो ये हमारी प्रोसेस हो गई एरोबिक। क्लियर है बात? तो एरोबिक में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एनारोबिक की, देखो ध्यान से, एनारोबिक सेकंड है हमारी एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब इसमें देखो क्या होगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन, देखो सिंपल सी बात इसमें लिखेंगे, द रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट breakdown
ब्रेक डाउन इन द absence of oxygen is known as anaerobic respiration। क्या मैंने यहां पे बताया? यहां पे मैंने बताया जो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर वो क्या हो रहा है, हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या ब्रेक डाउन हो रहा है? रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रिस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है, एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो एंड प्रोडक्ट हमको मिलता है, एंड प्रोडक्ट हमको मिलता है, एंड प्रोडक्ट हमको मिलता है CS, एंड प्रोडक्ट हमको मिलता है एथेनॉल प्लस, एथेनॉल प्लस CO2 और प्लस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है बात? बहुत ही लेस अमाउंट में हमको एनर्जी मिलेगी। यहां पे हमारा एथेनॉल मिलेगा। ठीक है, एथेनॉल, एथेनॉल हमारा क्या है? एथेनॉल है हमारा C2H5OH, जो कि एक एल्कोहल है। ये कंप्लीटली यहां पे डाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे? ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन, पार्शियली ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब ग्लूकोज यहां पार्शियली ब्रेक डाउन होगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा। क्लियर है बात? और आगे एनारोबिक रिस्पिरेशन के बारे में जब हम पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जहां पे हम थोड़ा सा फर्मेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे जब फर्मेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे तो आपको यहाँ की और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्लियर है बात? मैंने आपको बता दिया कि जब हमारा क्या होता है, एंड प्रोडक्ट जो हमको मिलता है वो एथेनॉल मिलता है, CO2 मिलता है और लेस अमाउंट में हमको एनर्जी मिलती है। मतलब जो यहां पे हमने ये पढ़ा, देखो ध्यान से, ये टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, इसमें मैंने बताया जो एनारोबिक है इस पे ऑक्सीजन हमारी नहीं होगी, मतलब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। ठीक है, अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो यहां पे हम ये लिख सकते हैं, यहां पे हम ये लिख सकते हैं, यहां पे हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखो जो हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन है, एरोबिक रिस्पिरेशन, और एनारोबिक रिस्पिरेशन है, एनारोबिक रिस्पिरेशन है। देखो यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे मैंने आपको बताया, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, ध्यान देना, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहां पे ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा, यहां पे हमारी ऑक्सीजन एब्सेंट होगी और यहां पे हमारा पार्शियल ब्रेक डाउन होगा, पार्शियल ब्रेक डाउन, पार्शियल ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अगर मैं एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करूं तो यहां पे हम लिखेंगे
मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स, मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स, ज्यादातर जो लिविंग सेल है सब में हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके मैं लिखूंगा यहां पे सम बैक्टीरिया ईस्ट एटसेट्रा, क्या और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोगों में क्या होता है, ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे जो एथलीट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, और जब उनके बॉडी में लार्ज अमाउंट में एनर्जी की उनको जरूरत पड़ती है तो लार्ज अमाउंट में हमको ऑक्सीजन चाहिए, और जब हमको लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमारे बॉडी में कई बार ऐसा होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमारा जो सेलुलर रिस्पिरेशन हो रहा है वहां पे एनारोबिक तरीके से होने लगता है, और वहां पे एल्कोहल हमारा बनने लगता है। जो मसल क्रैम्प वगैरह होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है बात? तो यहां तक हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, दोनों का डिफरेंस देखो ये, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, जो मैंने पढ़ाया वही है या कुछ और है। देखो ये हमारा है एरोबिक रेस्पिरेशन और ये हमारा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो सबसे पहले क्या है, द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे क्या है, द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ब्रेक डाउन इन द absence of oxygen. Aerobic respiration is faster process. जो एरोबिक रिस्पिरेशन है वो फास्ट प्रोसेस है, इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। अब NADH क्या है इसके बारे में भी आगे बढ़ाऊंगा मैं, सब बताया जाएगा, कोई भी चीज नहीं छूटेगा। NADH क्या है अभी आगे बताऊंगा मैं। NADH इनटू NAD प्लस टेक प्लेस रैपिडली, मतलब बहुत ही स्पीड में। क्या होता है, जो हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन होता है बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, इसके वजह से जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH का ऑक्सीडेशन होता है, और उससे क्या बनता है हमारा NAD प्लस बनता है, वो बहुत ही रैपिडली, मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से होता है। और इसमें क्या होगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमारा क्या होता है, स्लो प्रोसेस है। जो ये प्रोसेस हमारी कैसी है, स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और ऑक्सीडेशन ऑफ NADH इनटू NAD प्लस टेक प्लेस स्लोली, धीरे धीरे होता है। यहां तक है, ठीक है ना। फिर आगे देखो क्या है, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। और इसमें क्या होता है, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर पार्शियली ऑक्सीडाइज। इसमें क्या बनता है हमारा, इसमें हमारा बनता है ऑक्सीडाइज एथेनॉल एंड CO2 आर प्रोड्यूस इन द प्रोडक्ट। और यहां पे हमारा एथेनॉल और CO2 प्रोड्यूस होता है, किसके लिए, प्रोडक्ट में। बताया मैंने ये चीज। आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस एज अ एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या है, हमारा एंड प्रोडक्ट में हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। आगे अगर हम बात करें, इट इज कंप्लीटेड इन 3 मेन स्टेप। इसमें क्या होता है, हमारे 3 मेन स्टेप होते हैं, जो कि हमारा क्या है, एक ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ हमारा, इसको यहां पे अभी काट देते हैं, दूसरा हमारा हो गया क्रैब साइकिल, क्या है, क्रैब साइकिल, और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। थर्ड हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। यहां पे क्या होता है, ये कंप्लीट होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस एंड पार्शियली डिकम्पोजिशन ऑफ पायरुवेट। मतलब ये 2 स्टेप में हमारी कंप्लीट होती है। जो एनारोबिक होता है वो टोटल 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, और जो हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन हमारा 3 स्टेप पे कंप्लीट होता है, जो कि एक हमारा ग्लाइकोलिसिस है, सेकंड हमारा क्या है, क्रैब साइकिल, और थर्ड हमारा क्या है, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। क्लियर है बात? आगे देखो,
आगे हमारा इसमें है स्टेप्स आर कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके जो स्टेप है वो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे ये कंप्लीट होते हैं। और अगर मैं एनारोबिक की बात करूं तो इसके जितने भी हमारे स्टेप है वो सब क्या, वो पूरे स्टेप क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में हमारे कंप्लीट होते हैं। और इसमें टोटल 2 एटीपी बनती है। कितनी एटीपी? 2 एटीपी आर प्रोड्यूस बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और यहां की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एनारोबिक की बात करूं तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब हमारे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे टोटल हमको 38 एटीपी मिलती है। टेक प्लेस इन मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स, और ये मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स में हमको मिलेगा। इसमें क्या है, वाटर इज एन एंड प्रोडक्ट, और हमको इसमें एंड प्रोडक्ट में हमको वाटर भी मिलता है, बट इसमें हमको वाटर नहीं मिलता। यहां पे मैंने बताया ईस्ट, यहां पे ईस्ट है, ईस्ट। क्लियर है बात? तो ये इसका क्या हो गया, दोनों में हमने डिफरेंस पढ़ लिया। आगे देखते हैं। आगे यहां पे मैंने एक आप लोगों के लिए रखा है, इसको आप लोग देख लेना। इसमें मैंने बताया रिस्पिरेशन और कंबसन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिस्पिरेशन की। रिस्पिरेशन में मैं ये बात कर रहा हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उससे हम लोग एनर्जी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका रिस्पिरेशन और कंबसन में दोनों में डिफरेंस बताया कि यहाँ पे आपका कंबसन में क्या होता है और रिस्पिरेशन में क्या होता है। एक्चुअल में दोनों में हमारा क्या होता है, दोनों में केमिकल प्रोसेस है, दोनों में हमारा क्या होता है, दोनों जो हमारी प्रोसेस है उसमें हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो हमारे सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। आगे हमारा, अब देखो मैं एटीपी की बात कर रहा था, ठीक है, एटीपी। तो अब देखो एटीपी, सॉरी एटीपी, और यहां पे हमारा क्या है, एडीपी है, और क्या है, एएमपी है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हमारा एटीपी का है। मतलब इसका एटीपी का देखो फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन। ए से हमारा क्या हो गया, एडिनोसिन। क्या हो गया, एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन। टी से हो गया ट्राई, और पी से हो गया फॉस्फेट, फॉस्फेट। देखो आप यहां देख रहे होंगे एक फॉस्फेट ये है, एक फॉस्फेट ये है, और एक फॉस्फेट ये। टोटल इसमें कितने, 3 फॉस्फेट है, इसलिए इसका पूरा, ये पूरा यहां पे बना हुआ है, ये पूरा क्या हो गया, हमारा एटीपी हो गया। अगर मैं 2 फॉस्फेट की बात करूं तो 2 फॉस्फेट हमारे क्या हो गया, एडीपी हो गया, और एक फॉस्फेट की बात करें तो हमारे क्या हो गया, एएमपी। मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में हमारे 3 फॉस्फेट होंगे, और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में हमारे 2 फॉस्फेट होंगे, और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में हमारे क्या होंगे, 1 फॉस्फेट होगा। ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। जब आप लोग 12th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में आपको ये डायग्राम पढ़ाया जाएगा जब आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे। आगे देखो, अब एक इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन ये आता है। देखो मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस ब्रीद करते हैं, और फिर ब्रीदिंग से क्या होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं, और देन उसके बाद रिस्पिरेशन होती है। ये मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, क्लियर है यहां तक? 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ देखो बेटा, मैंने बताया कि जो ह्यूमंस हैं वो ब्रीदिंग करते हैं, और ह्यूमंस के पास हमारा एक जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, उसके अलग से ऑर्गन्स है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो, हम लोग क्या करते हैं, नोज से, नेजल पैसेज से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डू प्लांट्स ब्रीद, क्या प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं? तो उसके बारे में देखो हम पढ़ते हैं। देखो यहां पे दिया हुआ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन द मेंटेनिंग दियर
लिविंग स्टेट, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ब्रीद करते हैं किसके लिए, मेंटेनिंग दियर लिविंग स्टेट, वो अपने लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, वो ब्रीद करते हैं। बट प्लांट्स जो है, प्लांट स्लाइटली डिफरेंट, प्लांट जो हमारे हैं स्लाइटली डिफरेंट प्रोसेस एंड इट इज नॉट, जो हमारे प्लांट्स है, प्लांट जो हमारे हैं इनकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी से अलग है, मतलब इनकी जो प्रोसेस है वो अलग है, और ये इनको हम ये कहेंगे कि ये हमारे ब्रीद नहीं करते, मतलब प्लांट हम ये कहे, अब देखो प्लांट को भी रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूं ब्रीदिंग के लिए, तो प्लांट्स के लिए हमारे पास सही वर्ड जो है, हम उसके लिए ब्रीदिंग नहीं यूज कर सकते। आगे बात करूं, ब्रीदिंग रिफर टू दैट मस्कुलर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इन मेड available to the respiratory surface, release of carbon dioxide from the respiratory surface is also some step of the process, as plant do not exhibit such type of movement in making oxygen available and release out your, अब देखो यहां पे कह क्या रहा है, हम ब्रीदिंग उसे कहते हैं, ब्रीदिंग में क्या होता है, हमारे मस्कुलर मूवमेंट होते हैं जो एनिमल में होती है, और जिससे क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे रिस्पिरेटरी सरफेस तक जाती है, और रिस्पिरेटरी सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई है वो रिस्पिरेटरी सरफेस से बाहर निकलती है ब्रीदिंग के थ्रू, ये पूरी एक ब्रीदिंग की प्रोसेस है। बट प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम प्लांट के लिए हम इस वर्ड ब्रीदिंग वर्ड का यूज नहीं कर सकते। अब आगे देखो क्या है, प्लांट में दूसरे तरीके से होता है। अब यहां पे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग इज कंसीडर्ड एज अ सिनोनिम ऑफ रिस्पिरेशन, बट रिस्पिरेशन का हम इसको क्या मानते हैं, सिनोनिम मानते हैं, रिस्पिरेशन, बट इट इज नॉट करेक्ट, बट ये करेक्ट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, रिस्पिरेशन का सिनोनिम मान लेते हैं किसको, ब्रीदिंग को, ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन का सिनोनिम मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, नाउ नो डाउट प्लांट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है, प्लांट भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए, बट नॉट, इसको हम ब्रीदिंग ना कह के गैसियस एक्सचेंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गैसियस एक्सचेंज, जो हम लोग ब्रीदिंग के जगह पे यूज करेंगे प्लांट्स के लिए। तो प्लांट के लिए हम ब्रीदिंग वर्ड का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, गैसियस एक्सचेंज। जो ये गैसियस एक्सचेंज होता है, ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज, देखो यहां पे क्या हो रहा है, प्लांट टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन रिस्पिरेशन, प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कब, जब रिस्पिरेशन करते हैं, बट फॉर दिस प्लांट डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन, और बट इसके लिए प्लांट के पास कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो वो क्या करते, देखो यहां पे क्या है, और रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स टू मेक ऑक्सीजन अवेलेबल टू सेल्स ऑफ प्लांट, अब इसमें ना ही कोई हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि अवेलेबल करे क्या, प्लांट की सेल के लिए ऑक्सीजन। यहां पे देखो क्या होता है, रिलीज आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट, यहां पे प्लांट के पास देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनो, जो हमारे प्लांट है, प्लांट हमारे ब्रीदिंग नहीं करते, हम ब्रीदिंग वर्ड प्लांट के लिए यूज नहीं करेंगे, मतलब हम ये भी कहें कि प्लांट ब्रीदिंग कर रहा है तो उसके लिए हम ब्रीदिंग वर्ड ना यूज करके हम कहेंगे गैसियस एक्सचेंज, क्या बोलेंगे, गैसियस एक्सचेंज। प्लांट के लिए हम लोग ब्रीदिंग की जगह पे यूज करेंगे हम लोग गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज तो हो रहा है, अब दूसरी बात यहाँ पे है, प्लांट के पास ऑर्गेनाइज्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, और अगर हम ये यहाँ पे ये बोले कि प्लांट के पास रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है जो कि ऑक्सीजन अवेलेबल करे किसके लिए, सेल के लिए, सेल ऑफ द प्लांट, प्लांट के सेल के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल करे, और जो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बने उसको रिलीज करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है। और आगे देखो,
they do not need specialized system in plant. This should work in facilitated by stomata and लेंटिसेल्स। अब क्या हो रहा है, इनको किसी स्पेशल ऑर्गन की कोई भी जरूरत नहीं है प्लांट को, इनके पास स्टोमेटा है जहां से ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सीधा सीधा ये लिखेंगे कि जो गैसियस एक्सचेंज ये कर लेते हैं उनको हम लोग रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो और जो कि हमारा गैसियस एक्सचेंज किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस एंड फोटो जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है उसके लिए होता है, जहां पे हमारा वाटर का लॉस होता है। तो जो हमारे पास स्टोमेटा है और जो हमारे पास स्टोमेटा है और हमारे क्या है, लेंटिसेल्स हैं, उनको हम रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं कह सकते, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए। और जो गैसियस एक्सचेंज हो रही है इन फोटोसिंथेसिस के लिए जो गैसियस एक्सचेंज हो रही है, और लॉस ऑफ वाटर वेपर्स इन ट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें वाटर का जो लॉस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसलिए इनको हम रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं बोलेंगे। क्लियर है बात? अब देखो आगे, अब ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, आगे देखते देखो। अब हम आज का जो लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, इसको पढ़ेंगे और यहां पे हम लोग यहां पे इस लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वहां पे हम लोग फिर इसको हम फिर से पढ़ेंगे और फिर इसका डिटेल पे जाएंगे। देखो अभी तक मैंने जो जो बातें आपको बताई, ठीक है, उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखो ध्यान से देखना, मैंने ये बताया, देखो ये हम मान लेते हैं हमारी सेल है, सेल है, क्या है ये हमारी सेल है। मैंने ये बताया कि जो रिस्पिरेशन होता है, क्या होता है, रिस्पिरेशन, वो इंटरसेलुलर है, ठीक है, इंट्रासेलुलर बताया ना, इंट्रासेलुलर है, और इंट्रासेलुलर वर्ड का यूज किया। तो ये हमारी क्या हो गई, सेल हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सेल हो गई, ठीक है। मैंने बताया जो रिस्पिरेशन है वो इंट्रासेलुलर है, और रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा सेल के अंदर आएगा, और यहां पे कार्बोहाइड्रेट को मैं ग्लूकोज लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल के अंदर हमारा ग्लूकोज आ गया, क्लियर है बात। और सेल के अंदर हमारी ऑक्सीजन भी आ जाएगी। अब कहां पे किसका यूज है सब कुछ बताऊंगा अभी। देखो हम तो सेल के अंदर ये जो आया ग्लूकोज, तो ये किसके अंदर आया, हमारा सेल के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। और जहां पे ऑर्गेनल्स हमारे प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको हम साइटोसोल कहते हैं, साइटोसोल। क्लियर है बात, साइटोसोल। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेरी है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन। तो यहां पे मैं डबल मेम्ब्रेन बना लेता हूं, डबल मेम्ब्रेन। और हमें यह पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है उसकी इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धसी हुई होती है, पढ़ा ना ये चीज हमने। अब देखो यहां पे देखो, ये हमारी क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन।
ये हमारी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये हमारी पूरी सेल हो गई। अब देखो क्या हो क्या रहा है यहां पे, ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन होके इसने क्या बनाया, ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होके क्या बनाया, ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होके बनाया पायरुवेट, या इसी को हम क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड भी कहते हैं। क्लियर है बात, इसी को हम क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड भी कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड बना, यहां पे हमको ये ध्यान देना, देखो जो ये प्रोसेस हो रही है, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस। और इस ये हो कहां पे रही है, ये हो कहां पे रही है, इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहां पे हो रही है, साइटोप्लाज्म। और यहां पे मैं बात करूं, यहां से हमारे कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक तो हमारा यहां पे एटीपी बन रहा है, दूसरा यहां पे हमारा NADH प्लस H प्लस बन रहा है, और यहां पे हमारा वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो हमारी साइटोप्लाज्म में होती है, और साइटोप्लाज्म में होती है, और इस प्रोसेस से हमारी एटीपी बनती है, NADH प्लस H प्लस बनता है, और साथ में यहां पे हमारा वाटर बनता है। क्लियर है बात। अब देखो क्या हुआ, अब ये जो हमारा पायरुवेट है, यहां से ये मूव करके कहां जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा यहां पे मैं ये लिखूंगा पायरुविक एसिड मूव्स इनटू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, ये जो पायरुविक एसिड है ये मूव किया कहां पे गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इतनी बात क्लियर है। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे हुआ ये कि ये जो हमारा पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है, यहां पे एक प्रोसेस हुई, ठीक है, एक प्रोसेस हुई जिससे पायरुविक एसिड हमारा चेंज हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यहां पे एक प्रोसेस हुई, यहां पे हमारी प्रोसेस हुई थी ग्लाइकोलिसिस। कौन सी प्रोसेस हुई, ग्लाइकोलिसिस। और यहां पे एक प्रोसेस हुई जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। क्या नाम है, लिंक रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे जो प्रोसेस हुई उसको हमने ग्लाइकोलिसिस बोला, जो कि साइटोप्लाज्म में हुई। फिर उसके बाद हमारा जो पायरुवेट था वो यहां से मूव करके किसके अंदर गया, इंटर इंटू, ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हो, इंटर इंटू, यहां पे मूव लिखो या इंटर इंटू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, और यहां पे एक रिएक्शन हुई जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन से हमारे प्रोडक्ट बने, लिंक रिएक्शन से हमारे जो प्रोडक्ट बने, तो यहां पे हमारा बना लिंक रिएक्शन से CO2 बना, और क्या बना, Na, और हमारा क्या बना यहां पे, और यहां पे हमारा बना NADH प्लस H प्लस, ठीक है। तो यहां पे दो प्रोडक्ट बने, यहां पे दो प्रोडक्ट बने, सॉरी यहां पे हमारे 3 प्रोडक्ट बने, यहां पे हमारे 2 प्रोडक्ट बने,
और यहाँ पे जो मेन बात है, ये प्रोसेस हो कहां पे रही है, ये जो प्रोसेस है ये हो कहां पे रही है, देखो ये जो प्रोसेस है इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगी। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो, आगे देखो क्या हो रहा है, ये एसिटाइल को यहां से इंटर करता है एक साइकिल पे जिसका नाम है क्रैब साइकिल। क्या नाम है? क्रैब साइकिल। देखो ये एसिटाइल को यहां से इंटर करता है, एक साइकिल चलती है जिसका नाम है क्रैब साइकिल। और ये क्रैब साइकिल हमारी कहां पे होती है, ये क्रैब साइकिल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। कहां पे होती है? मैट्रिक्स पे। और इसके लिए भी हमारी ऑक्सीजन जरूरी होती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो ये प्रोसेस हमारी नहीं होगी। अब देखो यहां पे इस प्रोसेस से हमारा CO2 बनता है, इस प्रोसेस से हमारा NaDH प्लस H प्लस बनता है, इस प्रोसेस से हमारा FADH2 बनता है, और इस प्रोसेस से हमारा ATP बनता है। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है ना? तो ये चीजें हमारी यहां पे बन रही है। यहां पे टोटल हमारा क्या बना? CO2 बना, और यहां पे हमारा वाटर भी बनता है, वाटर। ठीक है, तो वाटर बन रहा है, CO2 बन रही है, और ये सारी चीजें बनी। ठीक है, इसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। अब वो कैसे हो रही है देखो, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। यहां पे क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट, हमारा कार्बोहाइड्रेट से हमारा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारा सेल के अंदर आया, एक प्रोसेस हुई जिसका नाम था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से हमारा पायरुवेट बना, पायरुवेट हमारा मूव किया, इंटर किया मैट्रिक्स के अंदर। किसके मैट्रिक्स के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहां पे उसने एक रिएक्शन की जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन से उसने क्या बनाया? एसिटाइल को एंजाइम ए बनाया, और उसके बाद फिर ये किस में गया? क्रैब साइकिल पे गया। क्रैब साइकिल पे यहाँ पे हमें जो एज अ प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? CO2 मिली, NaDH H प्लस H मिला हमको, FADH2 मिला, ATP मिली, और वाटर मिला। क्लियर है बात? और ये दोनों प्रोसेस जो है इनके लिए हमको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी क्या है? मस्ट है। बिना ऑक्सीजन के ये दोनों प्रोसेस नहीं होंगी, और यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के नहीं होंगे। और ये दोनों कहां पे हो रही है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे हो रही है। और अब यहाँ पे देखो, जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है, क्या मैंने यहाँ पे ये लिखा कि ये ऑक्सीजन इसके लिए रिक्वायर है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तब भी ठीक है। मतलब हमारी जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई, या आपको थोड़ा सा रिलेट हो रहा होगा। जब हमने एरोबिक रिस्पिरेशन पढ़ा, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि हमारा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और एनारोबिक में हमारी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्लाइकोलिसिस तो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है। यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे मैं लिखूं इंडिपेंडेंट ऑफ CO2। जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है वो इंडिपेंडेंट है किससे? ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब है एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेस में हमारी ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, मतलब दोनों प्रोसेस में हमारा पायरुवेट तो बनेगा, बट हमारा जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है उस पर ऑक्सीजन है नहीं, तो लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल उसमें नहीं होंगी। इसीलिए जो यहाँ पे हमारा NaDH बन रहा है, जहां पे जो हमारी ATP बन रही है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा बनती है। और जो हमारा एनारोबिक होता है उसमें दोनों प्रोसेस नहीं होती, वहां पे हमारी लेस एनर्जी बनती है। क्लियर है बात? जहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बात क्लियर है। ये हमने पूरा एक इस मैकेनिज्म पढ़ लिया रिस्पिरेशन का, कि हमको पूरा इनके बारे में पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रैब साइकिल।
एक चीज आपको और बता देता हूं, वो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। यहां पे हमारा NADH है, यहां पे हमारा NADH है, ये NADH है, और यहां पे FADH है। ये सब यहां से मूव करेंगे, और मूव करके ये कहां पहुंच जाएंगे? ये सब मूव करके पहुंच जाएंगे हमारा, ये सब मूव करके कहां पहुंच जाएंगे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब मूव करके कहां पहुंच जाएंगे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कौन मूव करेगा? NADH, NADH, NADH और FADH2। ये मूव करके कहां पहुंच जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पहुंच जाएंगे, और इनर मेम्ब्रेन में क्या करेंगे? एक प्रोसेस जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। देखो आगे यहां बता देता हूं मैं। ग्लूकोज है हमारा, ठीक है। ग्लूकोज से हमारा क्या बना? पायरुवेट बना। पायरुवेट हमारा इंटर किया मैट्रिक्स पे, और वहां पे हमारा क्या बना? एसिटाइल को एंजाइम ए बना, और इससे फिर हमारा बना एसिटाइल को एंजाइम से। इसके बाद हमारा क्या हुआ? हम ये बात करते हैं, यहां पे हमारा क्या हुआ? एसिटाइल को एंजाइम बना। ये कैसे बना? लिंक रिएक्शन से, ठीक है। कैसे बना? लिंक रिएक्शन से। लिंक रिएक्शन जो कि कहां पे हुई? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखो मैट्रिक्स पे हुई है, मैट्रिक्स पे हुआ, और यहां पे क्या बना हमारा? यहां पे हमारी प्रोसेस हुई जिसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में क्या बना वो हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। क्रैब साइकिल पे इंटर हो गया, ये पूरी प्रोसेस हुई। अब यहां NADH बना था, यहां का NADH और FADH, यहां का NADH और FADH मूव करके कहां जाएगा? NADH और FADH, NADH और FADH मूव करेगा। यहां का हमारा NADH मूव करेगा, यहां का हमारा इस प्रोसेस का NADH मूव करेगा। देखो ये एक NADH हो गया जो कि ग्लाइकोलिसिस पे बना था। ये एक हमारा NADH हो गया जो कि हमारा किस में बना था? लिंक रिएक्शन पे बना था। ये हमारा एक NADH हो गया जो कि कहां पे बना था? जो कि हमारा बना था क्रैब साइकिल पे। और ये हमारा क्या हो गया? FADH जो कि हमारा DH2 जो कि हमारा क्या बना था? क्रैब साइकिल। ये सब मिल कहां पहुंच गए? ये सब मूव किए, मूव्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब मूव करके कहां गए? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जब ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में गए तो यहां पे मैं ये बना देता हूं, देखो यहां पे हमारे NADH है, NADH है हमारा, ये हमारा NADH है, ये हमारा हो गया FADH2, ठीक है। अब देखो ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट इन अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस का नाम है ETC, या इसका मैं अगर फुल फॉर्म लिखूं तो फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पे क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में पार्टिसिपेट करने के बाद पार्टिसिपेट करते हैं, कहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन पे, इनर
मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां से ये क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं और CO2 बना रहे हैं, साथ में यहां पे ये वाटर बना रहे हैं। क्लियर है बात? तो ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे जब अब यहाँ पे बात करें, हमारे पास तो क्या था, हमारे पास था NADH था, तो एक NADH से हमारी 3 ATP बनती है, एक FADH2 से हमारा 2 ATP बनती है, और ये पूरा ये जो बनने की प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए भी हमारी ऑक्सीजन मस्ट होती है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी। ये बात समझ में आई? तो ये हमने आज पढ़ा पूरा रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे, कल के वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे जो ये हमारी यहाँ पे प्रोसेस हो रही थी जिसका नाम था ग्लाइकोलिसिस, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लिंक रिएक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे क्रैब साइकिल, और देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, ETC आएगा, और इसके बाद ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर है? तो ये इसमें मैंने सारा बेसिक बताया आप लोगों को, सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो अब इसके बाद इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इस वीडियो को लास्ट तक देखा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसके आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।